हेलो बच्चों, आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का 16th नंबर लेक्चर। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आपके दिमाग में डाउट आया होगा, यार ये तो 11th का टॉपिक है, 12th में क्यों पढ़ाया जा रहा है ना? इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस टॉपिक का हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कमिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। सही है ना? तो जल्दी से हम लोग 11th में घुसते हैं, 2-4 मिनट उधर टाइम पास करते हैं, इन द सेंस समझते हैं 11th के टॉपिक को, फिर हम लोग 12th के लिए फिर वापस पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना? मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो आपका वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो कैसा है? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहां पे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट होता है पाथ। सही है ना? और क्या बोल सकते हो आप? और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज क्या होता है भाई? अब स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। है ना? ये दो पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। किसके लिए? रिगार्डिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल क्या है ना? 11th जो हमने कवर कर रखा है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है। स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग फोर्स। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है ना? तो हमारे सिलेबस में यही है, घुमा फिरा यही आता रहेगा। इन्हीं फोर्सेस के लिए हम लोग बात करेंगे। ये फोर्सेस क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। क्लियर है क्या? चलिए, इन दोनों को हमने कवर कर लिया है 11th वाली क्लास में। ये हम अभी क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। सही है ना? तो इसी को पढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ गई कि थोड़ा बहुत हम लोग ये देख लेते हैं कि 11th में हमने क्या पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्सेस में, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। सही है ना? चलिए, तो मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझाता हूं कि जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट कैसे। सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है ना? क्लियर? अगर कोई बोले कि एक ऑब्जेक्ट था जो यहां पर ले गए हम लोग h हाइट पे, है ना? इसका मास m है। ठीक, अच्छा, अंडर ग्रेविटी हम लोग ले गए, इसमें जो भी फोर्सेस लग रहे थे ग्रेविटी लग रही थी, इसके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे। तो कोई बोले बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो हम बिना सोचे समझे क्या बोलते हैं? mgh। h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, mgh। सही है ना? अच्छा, लेकिन फिर उसमें करेक्शन करते हैं हम लोग, नहीं इसको एक रेफरेंस हम लोग पॉइंट मानते हैं, रेफरेंस से ही हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो हम बोलते हैं भाई ये वाला रेफरेंस हो गया, यहाँ पोटेंशियल 0 मान लो, तो इस वाले रेफरेंस से जितना ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी उसी के हिसाब से बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो घटेगा। अगर h हाइट गए तो कितना बढ़ गया? mgh। सही है ना? अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि वर्क डन कितना होगा, है ना? तो वर्क डन क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्टेंस। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है ना? फोर्स क्या लगा रहा होता है? अगर आप ये h का वैल्यू बहुत ज्यादा अगर नहीं है तो g, स्मॉल g का वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया। सही है? तो उसका वैल्यू कितना है? mg के बराबर है। और कितना ले गए ऊपर? h, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है उस पर, और h ऊपर है, यहां क्या आता है? माइनस आ जाता है। तो ये वर्क डन कितना आ गया? माइनस mgh आ गया। सही है ना? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं सपोज यहां से किसी दूसरे रास्ते से यहां पर पहुंचा, इस रास्ते पहुंचा मैं, है ना? पहले मैं ऐसे चला गया था डायरेक्ट, अभी मैं इस रास्ते जा रहा हूं। कोई बोले इसमें कितना वर्क होगा, तो भी हमारे पास आंसर क्या है? अगेन सेम, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, और डिस्प्लेसमेंट कितना? अगेन h है। सही है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करेगा, वर्क जो करेगा, वो इंडिपेंडेंट है किसके? पाथ के। किस पर डिपेंड करता है? इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट पर, मतलब ये स्टेट फंक्शन है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो जल्दी से जो भी लिखा है एक बार नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने 3 फॉर्मेट पढ़े थे, है ना, 11th क्लास में। वो मैं अभी बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है पूरी कि आप भूल गए होंगे। ठीक है, तो तीनों फॉर्मेट में बताता हूं आपको।
फॉर्मेट में पहला आता है कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स फॉर्मेट है ना, मतलब अगर एफ का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सेकेंड कि अगर मैंने फोर्स को लिखा इस तरीके से, F इज इक्वल टू, है ना, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस टाइप फॉर्मेट में अगर मिलता है तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। अब एफ एक्स का मतलब क्या है, ये एफ एक्स प्योरली एक्स का फंक्शन होगा, एफ वाई प्योरली वाई का फंक्शन होगा, और एफ जेड प्योरली जेड का फंक्शन होगा। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक, एक्स स्क्वायर आई कैप 2y जे कैप, है ना, जेड क्यूब के कैप, हमने एक एग्जांपल के थ्रू देख लिया। यहां पे देखो आप, एफ एक्स जो है सिर्फ एक्स का फंक्शन है, एफ वाई वाई का फंक्शन है, एफ जेड जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, सेकंड फॉर्मेट है कंजर्वेटिव फोर्स का। सही है ना। अगेन थर्ड फॉर्मेट देखते हैं। थर्ड फॉर्मेट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा अलग है इन दोनों से। कैसे कि ये जो होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, डिफरेंशियल फॉर्मेट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। कोई फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। सपोज कोई एक फंक्शन दे दिया हमें y इज इक्वल टू, या ऐसे बोल दो आप, कोई फंक्शन हो गया z बोल दिया हमने, z इज इक्वल टू m आई कैप प्लस n j कैप, सपोज ऐसा दे दिया कोई वेक्टर हमने। ठीक है, अगर मैं इस m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि डेल m अपॉन डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर इसका वैल्यू इस n वाले का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है ना, क्लियर है क्या। जो x का फंक्शन था या जो i के साथ जुड़ रहा था, उसको y के साथ क्या कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, उसका n वाले का पार्शियल क्या कर दो आप, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों अगर इक्वल आते हैं तो ये फंक्शन जो z है वो क्या कहलाएगा, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल या परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट हो जाएगी। सही है ना। ये तीन फॉर्मेट थे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो तीनों फॉर्मेट हमने देख लिए, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट एक एक प्रॉब्लम तीनों फॉर्मेट में कर लेते हैं कि तीनों फॉर्मेट में वर्क डन निकालने के तरीके क्या है। क्लियर है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी जनरल फोर्स हमारे पास है, सपोज कोई पार्टिकल है जिसको हमने इस पोजीशन से r1 वेक्टर से या r1 पोजीशन वेक्टर से हमने डिस्प्लेस किया उसको इस पोजीशन r2 पे, ठीक है, r2 पोजीशन वेक्टर पे डिस्प्लेस किया इस पाथ के अलोंग, है ना। और ये डिस्प्लेस करते वक्त हमने फोर्स का हेल्प लिया, जो फोर्स था हमने बोल दिया, वो जो फोर्स है F इज इक्वल टू सपोज एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, है ना, एफ जेड के कैप, हमने ये फोर्स लगा दिया। ठीक, अच्छा, तो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस किया, इसका पोजीशन वेक्टर r1 था, तो r1 में लिख सकता हूं x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। अगर इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1 x1 y1 z1, ऐसे इसके हो गए x2 y2 z2, तो मैं r2 वेक्टर क्या लिखूंगा, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। ये हमने पहले देख लिया, है ना। तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाई फोर्स, वो कितना आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन f डॉट dr। ठीक है, इंटीग्रेशन f डॉट dr। dr क्या, छोटा सा एलिमेंटल चेंज, है ना, छोटा सा एलिमेंट। उस एलिमेंटल चेंज में हमने कितना वर्क किया, है ना, वो dw होता है। ऐसे सारे एलिमेंट में आने वाले वर्क को ऐड करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो टोटल वर्क मिल जाएगा हमें। तो ये क्या देता हमें, fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx देगा, ये देगा fy dy, और लास्ट मिलेगा अपने को fz dz। ठीक है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट किया हमने। अगर dr को dx i कैप लिख दो, dr को क्या लिख दिया हमने, dx i कैप dy j कैप dz k कैप रख दिया। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप, इन दोनों वेक्टर का, तो आपको यही मिलेगा जो मैंने लिखा है, सिर्फ हमने इंटीग्रेशन लगा दिया आगे। तो ये टोटल वर्क मिल गया हमें। ठीक, आप यहां पे लिमिट भी लगा सकते हो, x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। ये हमारे पास फाइनल आंसर दे देगा। ठीक है,
अब मैं तीनों फॉर्मेट पे एक एक प्रॉब्लम कर लेता हूं, करने का तरीका मेरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक पार्टिकल को हमने पॉइंट 1,2 से पॉइंट 4,3 तक हमने डिस्प्लेस कर दिया है ना, और डिस्प्लेस किया एक फोर्स की हेल्प से, और अगर उस फोर्स का जो वैल्यू था वो फर्स्ट पार्ट में ये है, सेकंड पार्ट में ये है, तो इन दोनों पार्ट में आपको क्या निकालना है, अलग अलग वर्क डन निकालना है। अगर फोर्स ये है तो वर्क डन कितना आएगा, अगर ये फोर्स ये है तो वर्क डन कितना आएगा, है ना। तो एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम लिया हमने ना, ये फर्स्ट फॉर्मेट वाला प्रॉब्लम था, ये कंजर्वेटिव फोर्स का, ये सेकंड फॉर्मेट है। लाओ मैं थर्ड फॉर्मेट भी लिख देता हूं। थर्ड फॉर्मेट जो आएगा एफ का, हमने लिख दिया वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो तीनों फॉर्मेट हमने ले लिए, तीनों फॉर्मेट पर हमें सेम ही प्रॉब्लम करना है, बस थोड़ा फोर्स का वैल्यू बदल गया है, सही है ना। तो 1 by 1 हम लोग निपटाते हैं इसे, क्लियर है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि वर्क डन क्या होता है। हमने पढ़ा अभी एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, क्योंकि एफ जेड की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जेड में कोई कोऑर्डिनेट है नहीं, फोर्स भी नहीं है। एफ एक्स कितना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, तो यह क्या 1 dx, तो dx ही रहेगा। लिमिट लगाओ x की 1 से 4, तो 1 2 4, ठीक, प्लस fy कितना है, fy है 2 जो कि कांस्टेंट है, dy लिमिट y का लगाओ आप 2 to 3, 2 to 3, सही है। तो यहां पे dx का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट रखो कितना आएगा 4 - 1, प्लस यहां पे रखो 2 बाहर आएगा, y का इंटीग्रेशन y आएगा, और सॉरी dy का इंटीग्रेशन y आएगा, लिमिट रखो कितना आएगा 3 - 2, तो ये तो हो गया 1 into 2 2, ये आएगा 4 - 1 3, तो आंसर कितना आया 5, तो आंसर आ गया 5 जूल। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सिंपल एकदम, ठीक है, नोट करिए। ये सेकंड फॉर्मेट वाला क्वेश्चन, अगेन फंडा भी लगने वाला है। वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स x1 to x2 fy dy y1 to y2, ठीक। एफ एक्स कितना है, x है, x dx लिमिट 1 to 4 प्लस y का लिमिट है 2 से 3, लगा दो पहले ही 2 से 3, और fy कितना हमारे पास था y, तो y dy, क्लियर। चलिए अब लिमिट इसका वैल्यू निकालते हैं। x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में आता है x²/2, इधर भी आएगा y²/2, है ना। तो इधर आएगा x²/2 लिमिट 1 to 4, इधर आएगा y²/2 लिमिट 2 to 3, बस लिमिट पुट करना हमें, इधर करते हैं हम लोग। तो इधर आएगा 1/2 बाहर आएगा, ये लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 4² - 1² प्लस 1/2 अगेन बाहर आएगा यहां से, और यहां पर रखोगे तो आएगा 3² - 2², है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर 4² 8 - 1 7, 7/2, तो 7 हो गया, 1/2 पूरे में से कॉमन ले रहा हूं मैं, है ना। यहां पर आएगा 9 - 4, 9 - 4 आएगा 5, तो प्लस 5 कितना आया 12/2, 12/2 बोले तो 6, तो आंसर क्या आ गया 6 जूल। क्लियर है क्या। तो सेकंड फॉर्मेट में क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। ये थर्ड फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसे आराम से बताऊंगा ना। अभी तक 2 फॉर्मेट को मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी निपटाया, क्योंकि हमने 11 में बहुत क्वेश्चन कर रखे होते हैं उसमें, है ना। थर्ड फॉर्मेट देखिए, थर्ड फॉर्मेट क्या बोलता है कि यहाँ पे i के साथ आप अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे y का फंक्शन है और j के साथ फंक्शन x का है ना। तो पहले आप चेक करो कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो i के साथ है ना, उसको मैं m बोला था, m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। ये n था, n को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो क्या बोलोगे, ये जो फंक्शन है वो कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो मैं करता हूं, ये m हो गया, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, यहां पे चेक कर रहा हूं मैं, तो डेल y अपॉन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि यहां पे m कौन था, y, सही ना। तो डेल m अपॉन डेल y लिखता था ना, है ना। ऐसे ही अगर मैं लिखूं डेल n अपॉन डेल x, है ना, तो n की जगह कौन है, x है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, अगेन 1। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्लियर है क्या। आप सॉल्व कैसे करते देखिए। अगेन अगर मैं वर्क लिखूं तो आप तो वही पुराना वाला फंडा बोलोगे कि सर एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक। अच्छा एफ एक्स क्या है, यहां पे y है,
तो वाई आई कैप और ये क्या है, सॉरी वाई डी एक्स, और ये आएगा एक्स डी वाई। देखो एफ वाई जब आ गया था, एक्स आ गया था। इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूं, है ना, ध्यान सुनिएगा। इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशियल फॉर्मेट ऑफ एक्स इंटू वाई। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई करोगे ना आप, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई करोगे, एक्स इंटू वाई, तो आपको क्या मिलेगा, दोनों वेरिएबल है, एक बार क्या करो y को कांस्टेंट मानो, x को क्या करो डिफरेंशिएट करो, अगले टर्म में x को कांस्टेंट मानो, y को डिफरेंशिएट करो। हम ऐसे तो लिखते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना। तो देखो अगर आप ध्यान से, तो y dx x dy, y dx x dy, यही तो लिखा हुआ था ये पूरी चीज, तो हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो कट गया, आंसर कितना आ गया हमारे पास x y, कितना आ गया आंसर x y। अब इस x y हमें सिर्फ क्या करना है, लिमिट को पुट करना है ना। लिमिट कहां से कहां तक था, 1 2 2 4 3, तो हमारा जो आंसर आएगा ये x y आ गया था आंसर, यही आपका आंसर हो गया। इसमें लिमिट पुट कर दो, 1 2 2 4 3 पुट करते हैं, 4 और 3 एक साथ रखो, तो 4 इंटू 3 12, तो आंसर आएगा 12। अपर लिमिट हो गया माइनस, लोअर लिमिट कितना रखोगे आप, 1 इंटू 2 2, तो आंसर आ गया 10 जूल। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है क्या, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थर्ड फॉर्मेट के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास। क्या है देखिए, कि हमारे पास ये फोर्स दे रखा था वाई आई कैप एक्स जे कैप। फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालोगे आप, ये वाई डी एक्स और एक्स डी वाई हमने पहले देख रखा है। ठीक है, आप क्या किया करो, ये दोनों टर्म्स का पार्शियल इंटीग्रेशन कर लो। आप क्या कर लो, पार्शियल इंटीग्रेट कर लो एक बार आप। तो पार्शियल इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, कि अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x वाला ही वेरिएबल आएगा, y वाला कांस्टेंट रहेगा। तो y वाला क्या आ गया, बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या देगा, हमें x देगा। ठीक, इसका निकालो आप इंटीग्रेशन पार्शियल, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, और dy क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy y देगा। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो भी चेक हो जाता है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल था, और यही आपका आंसर भी आ गया, है ना। मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, जो दोनों में से किसी एक का जो वैल्यू है वही आपका आंसर हो गया वर्क डन का। बात समझ में आया क्या, तो वर्क डन सिंपल कितना आ गया xy। अब हमें कुछ और नहीं करना, बस लिमिट पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास था 1 2 और यहाँ पे था 4 3, इसके आगे तो हमने सॉल्व किया था, कितना आंसर आया था, 12 - 2 10 जूल आंसर आया था। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए।